रूपा भी अपनी धुन में कही जा रही थी। तो फिर यूं हुआ कि उसने मेरी बात मान ली। अभी तो वो मुझसे हर तरह से ताउन कर रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे जीवन भर नरक काट कर मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इंसान की जन्नत कभी कभी छोटी सी होती है। एक आरज़ू की तकमील हो जाए तो यूं लगता है जैसे सारा जीवन सहल हो गया। कंगन सिंह दूसरे दिन मेरे पास आया और बोला, रूपा चलेंगे, यहाँ से चलना होगा हमें। पर कहाँ, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मैंने उससे कोई जिद नहीं की। मैं जानती थी कि मेरी हैसियत इस वक्त क्या है और मैं किन नाजुक हालात से गुजर रही हूँ। बहरहाल कंगन सिंह मुझे रेल में बिठाकर किसी और नगर ले चला। अब भला इसकी क्या गुंजाइश थी कि मैं उससे उसके बारे में पूछती। ये पूछती कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। उसने हर तरह से मेरी लाज रखी, सो मैं भी अपने आप को संभाले हुए थी। रेल से बाहर झांकती तो संसार दौड़ता हुआ लगता। ये सारा संसार किस तरह दौड़ रहा है, इसका अंत कहाँ होता है। फिर हम रेलवे स्टेशन पर उतरे और एक तांगे में बैठकर चल पड़े। कंगन सिंह ने मुझे बताया ये बनीपुर है और बनीपुर में राणा जोगन अपना यार है। ऐसा यार कि तू देखेगी रूपा तो देखती रह जाएगी। बड़ी जायदादें हैं यहाँ उसकी और बनीपुर के बड़े बड़े उसे रकम अदा करते हैं अपनी इज्जत, अपनी जान और अपना माल बचाने के लिए। वैसे राणा जोगन बाहर से अखरोट है तो अंदर से उसका नरम गूदा। बस तुम्हें वहाँ ज़रा एहतियात रखनी पड़ेगी। कैसी एहतियात, मैंने सवाल किया। रूपो, धरती पर इंसान रहते हैं, फरिश्ते नहीं, और इंसान के अंदर कब और किस वक्त शैतान जाग उठे कोई नहीं कह सकता। पर मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। तजुर्बा दुनिया को बरतने से आता है रूपा, आसमान से नहीं टपकता। फिर तांगा एक लंबे ऊंचे घर के सामने रुक गया। कच्चा पक्का घर था लेकिन बहुत बड़ा। यहाँ उतरकर कंगन ने तांगे वाले को पैसे दिए। मुझसे कहा कि थोड़ा सा घूंघट निकाल लूँ, तो मैंने वही किया जो उसने कहा और फिर हम उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। चारों तरफ दरख्त फैले हुए थे, सब्जियां लगी हुई थीं। सामने एक घर बना हुआ था, घर के सामने बरामदा। बरामदे में बहुत से लोग मौजूद थे। उनके दरमियान एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था। वो कंगन को देखकर उठ खड़ा हुआ और हैरत से हमें घूरने लगा। फिर जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो वो हैरत से बोल पड़ा, कंगन, अरे मेरे यार, मेरी जान के टुकड़े। वो आगे बढ़कर कंगन से लिपट गया और कंगन ने भी उसी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। फिर राणा जोगन ने कहा, ए तू कहाँ से आ गया, ये कौन है तेरे साथ? पहले ये बता तू कैसा है जोगन, ठीक तो है ना? ले, कैसा नजर आ रहा हूँ तुझे? ठीक नजर नहीं आ रहा क्या? तू भी कुछ तगड़ा हो गया है, बड़ा माल खाता रहा है शायद। हाँ, सरकारी माल, कंगन ने कहा और हंस पड़ा। सरकार अपनी है, माल अपना है, अपना ही माल खाया। पर ये गठरी में क्या ले आया है तू? उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा। मैं घूंघट से उसे आंखें पिटपिटा कर देख रही थी। लंबा चौड़ा काला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, कनपटी से लेकर ठोड़ी तक एक गाल कटा हुआ देखने ही से खतरनाक मालूम होता। कंगन ने कहा, भावज है तेरी, सोचा तेरे लिए एक भावज ले आऊं क्या? जोगन उछल पड़ा और फिर कंगन का गिरेबान पकड़कर बोला, भूतनी वाले, मेरे बगैर ये शादी कर ली, कितना कमीना हो गया है तू। अरे मेरी भावज को इस तरह लेकर आया है मेरे पास। मेरा तो मन चाहता था कि खुद तेरी बारात लेकर जाऊंगा, घोड़े पर बिठाऊंगा तुझे, ताशे बजवाऊंगा तेरे पीछे। अरे भावज देख, कितना कमीना निकला मेरा यार। मेरे मन की सारी आशाएं मन में ही रह गईं। पर तू तो जेल में था, क्या वहीं पर शादी रचा ली? मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ। अरे मेरी भावज आई है और बाहर खड़ी है। चलो भाई चलो, हटो, रास्ता दो, उसने अपने आदमियों से कहा और वह सब काई की तरह फट गए। कंगन सिंह ने कहा, आओ भावज, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? फिर वो हमें साथ लिए अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। घर अंदर से बहुत अच्छा था। पहले ये बरामदा था, उसके बाद अंदर बेशुमार कमरे। मकान बहुत बड़ा था। कंगन सिंह और मैं राणा जोगन के साथ चल रहे थे। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और बोला, और अब तुम्हारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आसाइश तो नहीं है, लेकिन जोगन अपनी भावज को कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। तेरा शुक्रिया जोगन, बहुत अच्छी जगह है, मेरी देखी हुई है, यही वजह है कि मैं इसे यहाँ ले आया। सुन, मैं ज़रा ख़तरे में हूँ। किससे खतरा है? जोगन ने सीना तान कर कहा। वो असल में, नाम बता दे मेरे यार, उसकी गर्दन लाकर तेरे सामने डाल दूंगा। किसी और से नहीं, बल्कि पुलिस से है। पुलिस? जोगन चौंक कर बोला। हाँ, मगर क्या तू जेल से भागा हुआ है? नहीं, भागा हुआ नहीं हूँ, कुछ और चक्कर है, तुझे बाद में बता दूंगा। खैर कोई परवाह नहीं, मैं पुलिस से भी निपट लूँगा। भावज, इस तेरे भगवान को साथ लिए जा रहा हूँ, तू आराम से यहाँ अपने लिए जगह बना, सब कुछ ठीक कर, ये जगह तेरी अपनी है। मेरे यार की पत्नी मेरी भावज है, चिंता मत करना, आ जा, या भी सुहागरात मनाएगा, उसने कहा और खुद ही हंस पड़ा।
फिर वो कंगन का बाजू पकड़कर बाहर निकल गया और मैं उस अजीबोगरीब कमरे में तन्हा रह गई। पता नहीं दिल अंदर से कैसा हो रहा था, थोड़ी सी परेशान भी थी और समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। आगे बढ़कर मैं सामने पड़े हुए पलंग पर जा बैठी। कमरा पुरानी तरह का था। एक छोटी सी खिड़की पीछे की तरफ थी जिसमें सलाखें लगी हुई थीं, लेकिन दरवाजे के पट नहीं थे। छत के करीब 2 रोशनदान थे जिनसे रोशनी और हवा अंदर आ रही थी। इस तरह कमरे के माहौल में ताजगी थी। पूरे कमरे में उस मसहरी के अलावा एक मेज़, 2-3 कुर्सियां और एक तपाई पड़ी हुई थी। एक तरफ मटका रखा हुआ था जिस पर गिलास मौजूद था। हमारी नई क्यामगाह थी जिसका दरवाज़ा बरामदे में खुलता था और उसके पास ही एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जिसमें एक पट लगा था और दूसरा पट गायब था। एक छोटा सा पर्दा भी पड़ा हुआ था जिसे दोनों तरफ बांध दिया गया था। बहरहाल यहाँ आ गई थी मैं। कंगन पर एतबार भी था मगर मन को शांति नहीं मिल रही थी। इस मन की शांति का क्या करूं? ना जाने क्यों एक कसक सी मन में थी। ये कसक कैसे दूर हो? अपनी जगह से उठी, मटके से पानी निकाल कर पिया। थोड़ा सा सुकून मिला तो दरवाजे की तरफ देखा, कोई आया था। मैं आहट से चौंक कर संभल गई और आने वाली एक औरत थी जिसने एक मैली कुचैली सी साड़ी बांधी हुई थी। उसके हाथ में कोई चीज़ थी। उसे उसने एक तरफ मेज़ पर रख दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसकी मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी तरफ देखा जिधर उसने वो बड़ी थाली रखी थी जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ और फल भरे हुए थे। वो अभी ये चीज़ें रखकर सीधी हुई भी नहीं थी कि बाहर से राणा जोगन की आवाज़ सुनाई दी। हम अंदर आ रहे हैं भाभी जी, घूंघट मत निकालना। अब हमारी भाभी हो। मैं एकदम से संभल गई लेकिन मैंने घूंघट निकाल लिया। फिर उसके पीछे कंगन को देखकर मुझे सुकून हासिल हुआ। कंगन हंस रहा था। जोगन बोला, इसने तो हमसे गद्दारी की है भाभी जी, पर अब तुम्हें बात निभानी होगी। अरे कंगन, भाभी जी से कह के हमारे सामने घूंघट ना निकालें। कंगन बोला, तो खुद ही आगे बढ़कर उसका घूंघट उलट दे। ना भाई ना, यह हक तेरा है हमारे लिए भाभी। कंगन ने कहा और फिर बोला, अब सुन भाभी जी, हम ये जगह तेरे सुपुर्द कर रहे हैं। खाना पकाएगी, हमें खिलाएगी, पर हम इसे मुआफ़ करेंगे। हम तो चलते हैं। चल भाई कंगन, अब तू ही भाभी का घूंघट उलट, ये हक तेरा है। और इसके बाद वो बाहर निकल गया और कंगन हंसता हुआ मेरे पास आ बैठा। मैं घूंघट उठाकर कंगन को देखने लगी। फिर मैंने सवाल किया, वो औरत कौन थी जो ये फल लाई है? पता नहीं क्यों। नहीं, मेरा मतलब है और भी औरतें हैं क्या? तो फिर क्या ये जगह हमारे लिए ठीक है? नहीं रूपा, अभी मजबूरी है। हमें कुछ दिन संसार से छुपना होगा और उसके लिए यह जगह बहुत अच्छी है। जब कामनी बाई थक हार कर बैठ जाएगी तो हम अपने लिए कोई अच्छी जगह पसंद कर लेंगे। असल में राणा जोगन बड़े ताल्लुकात वाला है, पुलिस से भी उसकी गहरी दोस्ती है और कोई सोच भी नहीं सकता कि हम यहाँ होंगे। फ़र्ज़ करो अगर किसी को पता भी चल जाए तो जोगनी के आवे पर हम पर हाथ डालना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें एतबार है हर बात पर? जोगन की बात कर रही है? हाँ, जोगन भरोसे का आदमी है, मगर इस जगह तो बहुत से लोग हैं। हाँ, ये उसका अड्डा है। यहाँ जुआ होता है, चरस बिकती है, सब कुछ होता है यहाँ। पर हमारे लिए हर जगह बुरी नहीं है। ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। डर तो अभी काफ़ी दिन तक लगेगा तुम्हें। कामनी बाई के सपने आते रहेंगे, लेकिन जब तक ये डर मन से निकालोगी नहीं, निकलेगा ही नहीं। वैसे ये तो तुम्हें पता चल गया है कि मैंने जोगन से कह दिया है कि मेरी शादी हो गई है। मुझे मुआफ़ करना, जोगन के घर में मुझे तुम्हारे कमरे में ही सोना पड़ेगा। ये एक मजबूरी है, मगर तुम इत्मीनान रखो, मेरे हाथों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जोगन को असल बात बता देते, यहीं हमारे फेरे हो जाते? अब तू ऐसी बातें कर रही है कि मेरे मन में बुराई पैदा हो जाए। सारी बातें बता चुका हूँ, फिर वही बच्चों वाली जिद, कह दिया ना कि फेरे भी हो जाएंगे। पता नहीं तू समझ क्यों नहीं रही। अगर मैं उसे बता देता तो उसका यह अंदाज ना होता। वो बेशक बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कि उस पर पूरा भरोसा कर लिया जाए। वैसे तू अपने लिए फिक्रमंद ना हो, हम बहुत जल्द अपने लिए जगह तलाश कर लेंगे। मणिपुर बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं था कि अब तक कंगन ने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की और मैं उसकी मेहरबानियों की मोतरिफ थी। इस तरह से कम से कम कामनी बाई से छुटकारा हासिल हो गया। कंगन ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गया और मैंने जो कुछ भी खाना पीना था खाने के बाद पलंग संभाल लिया। फिर सुबह को ही आंख खुली। कंगन अभी तक सो रहा था। बाहर से दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने देखा कि वही औरत दरवाजे पर खड़ी हुई है। ना जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल को खौफ का एहसास हुआ। वो बोली, चलो उठो, सूरज निकल आया है, नहा लो। मैं खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गई और वह मुझे उस जगह ले गई जहाँ एक कुआं था। कुएं पर डोल रखा हुआ था। सामने ही रस्सी पर एक चादर पड़ी हुई थी।
बस यही इस जगह की आड़ थी। मैं खामोश हो गई और मैंने सोचा कि इस वक्त आसपास कोई नहीं है, चुनाचे मैं नहा लूं। अचानक ही जब मैंने नहाने की तैयारियां की तो मुझे अपने अकबी हिस्से से एक दरख्त के पीछे से नाना जोगन आता नजर आया। वो औरत भी वहीं थी और अभी तक गई नहीं थी। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा। उस वक्त मेरा लिबास मुझसे कुछ फासले पर पड़ा हुआ था और तो कुछ न बन सका। रस्सी पर पड़ी हुई चादर मैंने अपने ऊपर खींच ली। नाना जोगन अपनी जगह पथरा गया। उसने चंद लम्हों तक मुझे हैरत से देखा। चादर ने मेरा बदन तो ढक दिया था पर चेहरा मेरा खुला हुआ था। उसने कहा, ये कौन है? मेहमान है राणा जी, आपने कंगन सिंह की धर्मपत्नी। ओहो अच्छा, उसने कहा। पापी ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। आंखें हटाए बगैर बोला, अच्छा अच्छा, भाभी जी हैं। मुआफ़ करना भाभी जी, अचानक सामना हो गया। हालांकि मुझे मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तेवर भाभी में पर्दा कैसा, फिर भी, उसने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन उसकी गर्दन मुड़ी ही हुई थी। वह मुझे पूरी तरह आंखों से खा लेना चाहता था। मेरे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। औरत को और कोई तजुर्बा हो या ना हो, लेकिन किसी की आंखों का शैतान उसे साफ नजर आ जाता है। मैंने भी महसूस किया कि अचानक ही जोगन की आंखों में शैतान आ गया है। बहरहाल नहाकर फारिग हो गई। कंगन मेरे सामने आया तो बोला, क्या बात है, तुम अभी तक उदास हो? क्या घर छोड़ने का दुख हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कंगन कि मैं उस नर्क से हर कीमत पर निकलना चाहती थी। तो फिर क्या बात है? अभी तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो खुशी नहीं देखी जो होनी चाहिए थी। नहीं, बस ऐसे ही मन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आती हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। कामनी बाई का खौफ है। हाँ, वो भी है। और ये जगह भी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी मजबूरी जान गई हूँ मैं। चिंता मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो यही कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चलो भोजन करो, भोजन तैयार है। मैं खामोशी से उसके साथ नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। कंगन थोड़ी देर के बाद बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में महदूद हो गई। ना जाने कितनी देर मुझे गुजर गई थी कि वही औरत मेरे पास आ गई। उसका नाम गंगा था, मगर गंगा की तरह पवित्र होने की बजाय वो मुझे कोई चुड़ैल लगती। चेहरे पर हमेशा ऐसी मुस्कुराहट तारी रहती थी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो, जैसे मुझ पर तंज कर रही हो। मुझे देखकर अब भी मुस्कुराई और मेरे पास आ बैठी। बहू रानी, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों, मेरा नाम क्यों पूछ रही हो? अरे ऐसे ही, कोई नाम तो होगा ना। हम किस नाम से तुम्हें पुकारें? रूप है मेरा नाम, रूप। भगवान की सौगंध, तुम्हें देखकर मन में यही नाम उभरता है। रूप की रानी हो। माता पिता कहाँ रहती हैं? ये बात तुम कंगन से ही पूछ लेना। ना जाने क्यों मुझे उसके अंदाज पर गुस्सा आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? जो बातें तुम्हारे बताने की हैं वो तुम्हारा पति बताता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात कहें, रूपमती या बहू रानी? देखो, तुम मुझे सिर्फ बहू कह सकती हो। रूपमती के नाम से मुझे मत पुकारो। जो बात हम कहना चाहती हैं वो कहें। बोलो, क्या कहना चाहती हो? हमें तो तुम अभी बहू रानी लगती ही नहीं हो। बड़ी गहरी आंखें हैं हमारी। भगवान की आंखों से नहीं देखा, मन से पहचाना है। हमें यूं लगे है जैसे अभी तुम कुंवारी कन्या हो। मन चाहे तो हमें बता दो, कंगन ने तुमसे फेरे किए हैं या नहीं? क्या वो तुम्हें कहीं से भगा कर ले आया है? मैं एकदम से खौफजदा हो गई। ये कमबख्त औरत वाकई चुड़ैल है, कहीं ये मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो आहिस्ता से बोली, औरत की मदद औरत ही कर सकती है। कोई ऐसी वैसी बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कंगन से इस बारे में कुछ मत कहना, ये सब कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। बाकी तेरी मर्जी, हम तो तेरी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं। मगर लगता है जैसे तू हमारी बात का मन से बुरा मान रही है। तुम जिस थाली में खा रही हो उसमें छेद कर रही हो। इन सबको बुरा कह रही हो तुम। कंगन से बात करूंगी तुम्हारे बारे में। अरे अरे बेटा, बहू रानी, ये क्या कह रही हो तुम? अगर हमारी बातों का बुरा मान रही हो तुम, हम हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगती हैं। जो हमने सिर्फ इसलिए पूछा था कि सहमी सहमी कवारी कन्या लग रही थी हमें। हमने सोचा कि इंसान होने के नाते अगर तुम्हारी कोई मदद हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम तो जाते हैं, तुम्हें भगवान का वास्ता हमारे बारे में किसी से कुछ मत कहना। वचन देते हैं तुम्हें कि आइंदा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। और इसके बाद वो ऐसे दुम दबाकर भागी जैसे भूत देख लिया हो। मुझे हंसी भी आई थी। फिर शाम हो गई तो कंगन आया, मेरे लिए काफ़ी सामान लाया। कहने लगा, अभी अपनी कमाई तो शुरू नहीं की है हमने रूपा, मगर जो कुछ हमारे पास था उससे तेरे लिए थोड़ी सी खरीदारी कर ली है। मन तो ये चाहता है कि सारा संसार तेरे चरणों में लाकर रख दें, पर अभी इसमें समय लगेगा। नहीं कंगन, भगवान की सौगंध, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मन की शांति दे दे मुझे। वो प्रेम दे दे जो मुझे ये एहसास दिला दे कि मैं कोठे की औरत नहीं हूँ, एक शरीफ लड़की हूँ। मैं तेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, मगर ज़रा हौसले से काम ले। तेरे चेहरे पर अभी तक खौफ के आसार हैं।
इस खौफ को मन से निकाल दे। कंगन के जीवन में तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वैसे सुन, आज रात बाहर ज़रा लोग होंगे, मुझे भी बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है? कोई आवाज़ दे तो बाहर मत निकलना, असल में अच्छे लोगों की जगह नहीं है ये, और बुरे लोग कभी कभी रास्ता भटक भी जाते हैं। मैं सहमी सहमी खामोश हो गई। फिर रात गुजर गई। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, फासला कुछ ज़्यादा था और मैं सहमे हुए अंदाज में उन बुरे लोगों की हंगामा आराई की आवाज़ें सुन रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मैं सो गई थी कि किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरे हलक से चीख निकल गई। अंधेरा था, रोशनी बुझाकर लेटी थी। मैंने सहमे हुए अंदाज में पलंग से नीचे छलांग लगा दी। शराब की बदबू का भभका मेरी नाक से टकराया। तू कौन है? अरे मैं हूँ, डर गई। रूपा, मैं कंगन हूँ। रोशनी जलाओ। कंगन, तुमने शायद दारू पी है। कंगन ने रोशनी जला दी। फिर आहिस्ता से बोला, एक काम आ पड़ा है तुमसे, मजबूरी थी, वरना इस तरह ना आता। क्या बात है? मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। ये बात मैं जानती थी कि शराब इंसान की असलियत जाहिर कर देती है। उसकी शराफत और बुराई शराब के अंदर पहुंचने के बाद नुमायां हो जाती है। जब कंगन अपनी असलियत पर आ गया, लेकिन उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कहने लगा, दरअसल मेरे पास जो कुछ था वो मैं जुए में हार गया हूँ और इस वक्त मजबूरी है। तुम मुझे माफ़ करना, मेरी मदद करो इस वक्त। मेरा वादा है कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं तुमसे जो कुछ भी ले रहा हूँ वापस लौटा दूंगा। अरे क्यों नहीं, वो तुमसे ज़्यादा तो नहीं है, मैंने कहा और अपने सारे जेवरात कंगन के हवाले कर दिए। कंगन ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारे इस एहसान को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमने इज्जत रख लिया मेरी, भगवान की सौगंध। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ ले जाओ, मैंने कहा और वो मेरे जेवरात लेकर बाहर निकल गया। और इसके बाद मैं बिस्तर पर लेटी ये सोचती रही कि जो कुछ अब तक मिला है क्या वो वाकई जीवन में साथ देगा, कुछ होगा या नहीं। फिर बहुत देर तक मैं इसी तरह बैठी रही और फिर एक बार मेरी आंखों में गनूदगी आ गई तो मैं लेट गई। लेकिन आज की रात मेरे लिए भयानक सपनों की रात थी। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर आहट सुनाई दी। कंगन ही था, कहने लगा, रूपा कुछ और दो मुझे, कुछ और दो। भगवान की सौगंध, सब वापस ले लूँगा इनसे। वो क्या समझते हैं मुझे, मैं उन्हें पाई पाई को मोहताज कर दूंगा। अब मेरे पास कानों की बालियों और हाथों के कंगन ही रह गए थे। मैंने दोनों चीज़ें उतार कर उसके सुपुर्द कर दी और वो उन्हें लेकर बाहर निकल गया। फिर थोड़ी देर तक खामोशी रही और इसके बाद मैं फिर सो गई। सुबह को जागी तो सूरज चढ़ चुका था। आंखें मलती हुई उठ गई और इसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कंगन मेरे पास आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो। एक अजीब सा अंदाज था उसका। मैं खौफ से सहम गई। मैंने पूछा, कहाँ? आओ, मैंने कहा है तुमसे, ये काफ़ी नहीं है, वो बोला और मैं खामोशी से उसके साथ बाहर निकल गई। बाहर कदम रखी ही थे कि राणा जोगन की आवाज़ सुनाई दी। कंगन, जो कुछ कर रहा है ये ठीक नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम इसे लेकर? जोगन, मुझे जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतने घटिया आदमी हो। क्या तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इस औरत से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा है? क्या तुम इस बात से नावाकिफियत का इजहार करोगे कि रात को तुमने इसके बदले मुझसे 25,000 रुपये लिए हैं? देख जोगन, मैं तुझे एक बात बताए दे रहा हूँ, मैं नशे में था, तू भी नशे में था। इंसानों की खरीदो फरोख्त अब नहीं होती। जो बात तू कह रहा है वो कम अज़ कम तुझ जैसे दोस्त की ज़ुबान से सुनने की उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं कंगन, दोस्ती अपनी जगह और हिसाब किताब अपनी जगह। ये कोई आम जगह नहीं, अड्डा है मेरा। यहाँ जो कुछ कहा जाता है वो सच होता है। जो तूने किया वो भी सच है। वो तेरी भावज है, इंसान है वो। इंसान दाव पर नहीं लगाए जाते जोगन, यहाँ लगाए जाते हैं। पता नहीं तुझे क्या हो गया है। फिर कह रहा हूँ जोगन, तू मेरा दोस्त है, तुझे मालूम है जो कुछ हुआ नशे में हुआ। मैं होश में नहीं था, तू इसे भाभी कहता है। हम दोनों तुझ पर एतमाद करते हैं। खैर वो मेरी भाभी नहीं है, और अगर होती भी तो वो तेरी जिम्मेदारी थी कि उसकी हिफाजत करता, इसे जुए में न हारता। अब गम ना कर मेरे यार, जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। फिर कह रहा हूँ जोगन, बाज आ जा। अब तू भी बाज आ जा। मैं भी इंसान हूँ, कहाँ तक दोस्ती निभाऊंगा। चला जाऊँ यहाँ से? हाँ, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता। मेरे और तेरे दरमियान दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तेरी मर्जी, कंगन ने कहा और मेरा हाथ छोड़कर बोला, ठीक है रूपा, हमारा तुम्हारा इतना ही साथ था। मैं तो हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। जोगन एक लम्हे के लिए मेरी जाने मुतवज्जा हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक भयानक चीख निकली और उसकी आंतें उसके खुले हुए पेट से बाहर लटक गईं। सारी आंतें बाहर गिर पड़ी थीं और जोगन की आंखें दहशत से फैल गईं। उसके चारों तरफ खून फैलता जा रहा था। कंगन ने उसी के लिबास से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खून आलूद चाकू साफ किया और फिर बोला, मैं नहीं चाहता था जोगन कि तुझे याद दिलाऊं कि मैं तेरा दोस्त तो हूँ, लेकिन जो कुछ हूँ वो तू अच्छी तरह जानता है। आओ रूपा। कंगन ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर आ गया। वह मकान के अकबी हिस्से की तरफ चल पड़ा।
अहाते की दीवार के पास पहुंचकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दूसरे लम्हे बंदर की तरह उछलकर ऊपर चढ़ गया। दीवार पर कदम जमाकर उसने नीचे हाथ बढ़ाया और मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। इसके बाद वो दूसरी तरफ कूद गया और मुझे साथ लेकर तेजी से दौड़ने लगा। उसने कहा, मजबूरी थी रूपा, वरना मैं ऐसा ना करता। अब जरा तेज चलो। हम काफी दूर निकल आए। मेरा पूरा बदन पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन बस क्या करती, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसके साथ दौड़ती रही। काफी आगे निकल गई थी मैं। फिर उसने एक तांगा किया और उसमें बैठकर ना जाने कहाँ चल पड़ा। मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। एक बार फिर हमने रेल का सफर किया। कंगन के साथ भाग तो आई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन का ये सफर कहाँ खत्म होगा। वहां भी मेरे लिए मौत थी और अब यूं लग रहा था जैसे आने वाले समय में मेरे लिए कुछ भी ना हो। ट्रेन का सफर भी एक बड़े शहर पर ही खत्म हुआ और इसके बाद कंगन मुझे जहां ले गया था वो एक कच्ची सराय थी। यहाँ बहुत से मुसाफिर ठहरे हुए थे। जगह बहुत ही गंदी और ख़राब थी। ना जाने किस तरह कंगन सिंह ने उस सराय में रहने की जगह हासिल की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस्सा है। बस कंगन मुझे इस किराए के कमरे में छोड़कर मुझसे कहकर चला गया। वापिस आया तो उसके चेहरे पर एक गंभीर सी खामोशी तारी थी। अलबत्ता सराय का मालिक फौरन ही हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आ गया। उसने खाना देते हुए कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, असल में देखिए हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारा धंधा ये है। मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। और अब तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? पैसे मिल गए तुम्हें, अब और क्या चाहते हो? नहीं महाराज, हमें शर्मिंदगी है कि हमने आप जैसे बड़े आदमी के साथ यह सलूक किया। ठीक है, जाओ, भाग जाओ, कंगन सिंह ने कहा और सराय का मालिक गर्दन खम करके चला गया। सूरत हाल किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। बहरहाल अब जो कुछ बीतेगी भुगतनी तो पड़ेगी, मैंने दिल में सोचा। इस तरह एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी। कोई 4 या 5 दिन की बात है कि एक शाम पुलिस के कुछ लोग सराय में दाखिल हुए। मैं और कंगन सिंह उधर ही देख रहे थे। मैंने कंगन सिंह के अंदाज में कुछ बेचैनी देखी। अचानक ही पुलिस वालों के साथ आने वाले किसी शख्स ने हमारी तरफ इशारा किया और पुलिस वाले हमारी जानिब दौड़े, लेकिन कंगन सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा और इंतहाई बरक रफ्तारी से सराय के खुले हुए हिस्से की जानिब दौड़ने लगा। फिर हमने कच्चा अहाता अबूर किया और बाहर निकल आए। एक बार फिर वही मंजर सामने आ गया जो राणा जोगन के अहाते में हुआ। मैं एक बार फिर उसके साथ भाग रही थी और ये सोच रही थी कि ऐ भगवान, क्या जीवन में यही सब कुछ लिखा हुआ है? हमने पुलिस वालों को देखा जो हमसे काफ़ी फासले पर दौड़ते चले आ रहे थे। कंगन सिंह शायद पहले से अपना रास्ता मुतय्यन कर चुका था। वह मुझे लेकर दौड़ता हुआ रेलवे की पटरी तक आया और फिर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। जब पहली रेल वहां आकर रुकी, हम उसमें घुस गए और थोड़ी देर के बाद रेल आगे बढ़ गई। मैंने उस वक्त कंगन सिंह के चेहरे पर भी खौफ के आसार देखे। खुद मेरी हालत तो बुरी तरह ख़राब हो गई थी। रेल खुले जंगलों में दौड़ने लगी। जब रेल का काफ़ी सफ़र तय हो गया तो कंगन सिंह ने मुझसे कहा, रूपा? हाँ बोलो। रूपा, लगता है तकदीर हमारा साथ नहीं दे रही। मैंने खामोशी से गर्दन झुका ली। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था। क्या कहती? कंगन सिंह खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, फिर बोला, हालांकि मैं तो मन से चाहता था कि तुम्हारा सहारा बनूं, पर क्या करूं? भगवान ने भाग में यही लिखा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कंगन सिंह, अब जब भाग में यही सब कुछ लिखा है तो खुद को भगवान के नाम पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। वो भी इसके सिवा क्या जवाब दे सकता था? और भाग में यही लिखा है मेरे, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। बाद की कहानी यूँ है कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरे तो एक लम्हे के अंदर अंदर बेशुमार पुलिस वालों ने हमें घेर लिया। कंगन सिंह के बारे में यहाँ इतला पहुँच चुकी थी और शायद हर स्टेशन पर पहुँच गई थी। वो पकड़ा गया। मुझे भी उसके साथ कुछ दिन थाने में रहना पड़ा। मैंने उन लोगों को अपना नाम बताया ही नहीं। पुलिस वालों की नीयत ख़राब देखकर मैं वहाँ से भाग पड़ी। फिर मुझे एक देवी जी मिली। बड़ी महान, बड़ी आला संसार वाली थी। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे अपने पास रखा और पता चला कि देवी जी भी उसी बाजार की औरत हैं। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद उन्होंने मुझे बेच दिया और जमुना बाई ने मुझे खरीद लिया। वही सब कुछ, वही जीवन, वही सारे का सारा। बस भगवान ने भाग में यही लिखा है। वो खामोश हो गई और मैं उसकी सूरत देखने लगा। क्या दिलचस्प मामला है। कुछ वो होते हैं जो थोड़ी सी उंगली जल जाने पर चीखते चिल्लाते हुए ना जाने कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं, और कुछ वो होते हैं जिन्हें अगर आग के दरिया में भी धकेल दिया जाए तो उनकी चीखें उनके सीनों में ही घुटी रहती हैं। दुनिया का खेल भी अजीब है, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर उठी। मैंने रूपा को देखते हुए कहा, रूपा, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? अब तुम यही कहोगे कि रूपा, मैं सारे संसार से लड़कर तुझे इस जहन्नुम से निकाल लूँगा? बोलो, यही कहोगे ना? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। और इसके बदले में क्या मांगोगे? उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, सिर्फ दुआएं। मेरे इन अल्फाज पर वो चौंक पड़ी। दुआएं? हाँ, बस। हाँ, झूठ बोल रहे हो। क्यों?
संसार में कोई भी ऐसा महान देवता नहीं होता। मैं देवता नहीं हूँ, फिर कौन हो? इंसान हूँ। मैं कैसे मान लूँ? रूपा, मैंने खुद को इंसान कह दिया है, लेकिन इस संसार में अपने आप को इंसान कहना खुद अपनी हंसी उड़ाने वाली बात है। क्यों? इसलिए कि देवता तो आखिर आसमानों की चीज होती हैं। जमीन का इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है। तुम जिसे भगवान कहती हो, उस भगवान ने भी इंसान को इंसान ही बनाया है, लेकिन इंसान शैतान बन चुका है। यही तो मैं कहने वाली थी। मैं तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलो एक बार फिर किस्मत आजमाओ और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तुम मेरा साथ दोगे? कहा ना हाँ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हें इस कोठे से निकालने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होगी कि मैं तुम्हारी देखभाल भी करूं। तुमने पूछा था कि यहाँ से निकालने के सिले में तुमसे क्या मांगूंगा। मैं पूछा था और मैंने कहा था कि सिर्फ दुआ। हाँ, दे सकती हो मुझे दुआएं? मैं? हाँ, तुम। मेरी दुआओं में अगर असर होता तो मैं अपने लिए दुआ मांग लेती। ये फजूल बातें जाने दो। सुनो रूपा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अलबत्ता तुम यहाँ से निकालने के बाद मैं तवील अरसे तक तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकूंगा। बोलो, यहाँ से दूर दराज जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं? भगवान की सौगंध, मुझे किसी मंदिर में भेज देना, वहाँ की सफाई करूँगी, बस जीवन बिताऊँगी। मुझे किसी मस्जिद में भेज देना, वहाँ मैं नमाजियों के जूते उठाऊँगी और उनसे कहूँगी कि मुझे इज्जत से 2 रोटी दे दें। मुझे नहीं चाहिए काम कहीं। इस संसार से मुझे कोई लगाव नहीं। मैं उसके अल्फाज से बहुत मुतासिर हो गया। मैंने कहा, मगर तुम्हारा धर्म तो हिंदू धर्म है, कोई धर्म नहीं है मेरा। पहले इंसान तो समझ लूँ अपने आप को। अरे तवाइफ के कोठे पर हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। बोलो, मैं किसी हिंदू को पसंद करूं या मुसलमान को? क्या कहूं मैं अपने आप को उनके सामने? बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ा सवाल किया था और उसका जवाब देने वाला शायद इस दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, तुम रात को तैयार रहना, हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। रात को 12:30 बजे के बाद जब कोठे बंद हो जाती हैं और तमाशबीन चले जाती हैं, मैं और रूपा खामोशी से नीचे उतरे। मैंने रूपा से कह दिया था कि वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ना ले जो कीमती हो, ताकि जमुना बाई उसके खिलाफ ये रिपोर्ट ना लिखवाए कि वो उसका सामान लेकर निकल गई है। और इसके बाद भी अगर वो रिपोर्ट लिखवाती है तो लिखवाती रहे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। रूपा मेरे साथ चल रही थी, दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम रेल में बैठ गए। वो तब भी मुस्कुरा रही थी और मैंने उस मुस्कुराहट को रोककर उससे पूछा, रूपा क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? यकीन करोगे? किस बात पर? जो मैं कहूँगी। हाँ, मुझे अब भी यकीन नहीं है। क्या मतलब? ऐसा तो मेरे जीवन में बहुत बार हुआ है। कैसा? यही जो अब हो रहा है, यानी फरार। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ मैं हूँ। भगवान करे तुम इतने ही मजबूत साबित हो। हम चलते रहे। फिर एक सुनसान से स्टेशन पर जब रात के 4 बजे के करीब रेल रुकी तो मैंने रूपा का हाथ पकड़ा और रेल से नीचे उतर आया। वो ऊँग रही थी। कौन सी जगह है ये? पता नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं। तो फिर यहाँ क्यों उतर गई हो? इसलिए कि तुम्हें रूपोश करना चाहता हूँ। ओह, तो ये अच्छी बात है। तुम सो गई थी ना? हाँ। और अब जाग रही हो? हाँ। देखो वो जो नल लगा हुआ है उस पर मुंह धो लो, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और रूपा ने मेरी बात पर अमल किया। मैंने खुद भी अपना चेहरा अच्छी तरह धोया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और ये इत्तेफाक की बात थी कि उस वक्त रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले सिर्फ हम 2 अफराद थे और कोई नहीं। बाहर का माहौल भी सुनसान था। हम लोग भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आए। ऐसा लगता था जैसे यहाँ इंसानों का कोई नामो निशान ही ना हो। फिर हम बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद हमने इधर उधर का माहौल देखा। कुछ तांगे खड़े हुए थे, उनके कोचवान उनमें बैठे ऊँग रहे थे। मैंने रूपा से कहा, रूपा अगर हम किसी तांगे वाले को जगाएं तो फिर देखते हैं, शायद वो हमारी मदद करे। बहुत रात हो गई है, पता नहीं क्या वक्त हुआ है। सुबह होने में शायद ज़्यादा देर नहीं है। हम आहिस्ता से चलते हुए एक तांगे तक पहुंचे। तांगे वाला पिछली सीट पर चादर ओढ़े सो रहा था। घोड़ा तांगे में ही जुता हुआ था। उसे जगाते हुए अफसोस तो हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने उसे झंझोड़ा तो वो चौंक कर उठ बैठा। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बोला, कहाँ जाएंगे बाबू साहेब? बड़ा साफ सुथरा लहजा और बड़ा अच्छा अंदाज था। भाई मुआफ़ करना, इस वक्त तुम्हें जगाया। असल में रेल अभी आई थी। हाँ, हम सो गए थे, बाकी लोग तो चले गए। हम सिर्फ 3 तांगे वाले हैं जो रात को भी आ जाती हैं। यहाँ सवारियाँ बहुत कम उतरती हैं ना भाई। खैर छोड़ो, कहाँ जाओगे? बाबा साहेब अजनबी मुसाफिर हैं, इस बस्ती में पहली बार आए हैं। कोई सराय वगैरह अगर बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजनबी मुसाफिर हो? हाँ, ठीक है, बैठो, तांगे वाले ने कहा और खुद बढ़कर घोड़े की बागें संभाल ली। तांगा चलने लगा। तांगे वाला हमें लेकर चलता रहा। मैंने उसे पूछा, बाबा साहब ये कौन सी जगह है? कच्ची सराय, उसने जवाब दिया।
अरे इस बस्ती का नाम ही कच्ची सराय है। हाँ खूब। मैं खामोश हो गया। तांगा कुछ देर तक चलता रहा, फिर एक गली में दाखिल हो गया। जिस जगह वो रुका वहाँ एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। बाहर एक बड़ा सा अहाता भी था। तांगे वाले ने नीचे उतरकर दरवाजे की कुंडी बजाई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। रात की तारीकी में हमने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाली कोई लड़की थी। तांगे वाले ने कहा, नीचे उतर आओ बच्चों। मैं और रूपा नीचे उतर गए तो तांगे वाले ने दरवाज़ा खोलने वाली लड़की से कहा, मेहमान हैं, अंदर ले जाओ, दालान में बिठाओ, मैं तांगा खोल कर आता हूँ। इन अल्फाज पर मुझे बड़ी हैरत हुई। लड़की ने कहा, आइए। हम दोनों सहमे सहमे से अंदर दाखिल हो गए। अहाता बहुत वसी था। दरमियान में एक दीवार थी और सामने एक दालान, दीवार में दरवाज़ा था। दालान में तख्त पड़े हुए थे, कई कमरे भी थे। लड़की ने हमें तख्त पर बिठाया और फिर एक लालटेन रोशन कर दी। लालटेन की रोशनी में हमने लड़की को देखा। बहुत अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी। एक हसीन सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर सजी हुई थी। हम तख्त पर बैठ गए और मैंने हैरत से पूछा, ये सराय है? लड़की जवाब भी न देने पाई थी कि तांगे वाला दीवार वाले दरवाजे से अंदर आ गया और बोला, हाँ ये पक्की सराय है। क्या मतलब? कच्ची सराय तो इस बस्ती का नाम है, तुम्हें सराय चाहिए। वैसे यहाँ कोई सराय है? होगी। अभी तो ऐसी फजूल बातों के बारे में ना सोचो। अच्छा ये बताओगे सोओगे या पहले नाश्ता तैयार कराऊं? राबिया, ए राबिया। जी बाबा जी। बेटा पूछो मेहमानों से, आराम करना चाहते हो तो अंदर के कमरे में पहुंचा दो। वैसे बेटा एक बात बताओ, आपस में तुम्हारा क्या रिश्ता है? बाबा साहिब, इंसानियत का रिश्ता है। क्या मतलब? बूढ़े ने चौंक कर कहा। अगर आप समझ रहे हैं कि हम मियाँ बीवी हैं तो आप बिल्कुल ये बात ना समझिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम भाई बहन हैं तो ये भी मत समझिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम घरों से भाग कर आए हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा है। वो खैर, अब ये सारी बातें सुबह को पूछेंगे। तुमने बताया नहीं कि तुम जागोगे या सोना चाहते हो। आराम करने के लिए अगर कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अलग अलग सोएंगे। अलग अलग? हाँ कोई बात नहीं। राबिया बेटी, इस बच्ची को तुम अपने साथ ले जाओ और आओ अब तो मेरे साथ। बाबा साहिब, अगर मैं यहीं दालान में सो जाऊं तो? सो सकते हो तो सो जाओ। राबिया तुम इन्हें चादर और तकिया वगैरह दे दो। मैं तो बाहर तख्त पर ही लेट गया। रूपा उस लड़की के साथ अंदर चली गई और बुजुर्ग शायद वजू करने चले गई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ते हुए देखा। मेरे दिल पर एक अजीब सा असर हो रहा था। बहुत अच्छे लोग थे ये, और तकदीर ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था। बहरहाल मैं यहाँ आकर खुश था और सोच रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे फौरी तौर पर ऐसे इंसानों के दरमियान पनाह मिल गई। क्या अजीब बात होती है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ना जाने कब तक ऐसी बातें सोचता रहा और फिर नींद ने आंखों में बसेरा कर लिया। दूसरी सुबह जब मैं जागा तो सूरज खूब चढ़ चुका था। बाहर सेन में लगे दरख्त पर चिड़ियाँ फुदक रही थीं। मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं घबरा कर उठ गया। अचानक मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं इधर उधर देखने लगा। थोड़े फासले पर बावर्ची खाना था और बावर्ची खाने से रूपा और राबिया की आवाज़ें आ रही थी। रूपा ने झांक कर मुझे देखा और बोली, जाग गए। ये जुमले उसने शायद राबिया से कहे थे। राबिया ने झांक कर मुझे देखा और वहीं से बोली, अब ये बताइए भाईजान के नहाएंगे या मुंह हाथ धोकर नाश्ता करेंगे? इन अल्फाज पर एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने तो राबिया के सही खदोखाल भी नहीं देखे थे। वो मुझे कितनी अपनाइयत से भाईजान कह रही थी। मैंने भी उसी जज्बे से कहा, नहीं राबिया बहन, मैं सिर्फ मुंह धोऊंगा। वो सामने गुसल खाना है। उसने इशारा किया और मैं तख्त से उतरकर गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। अचानक मुझे बाबा साहिब का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। वो शायद यहाँ मौजूद नहीं थे। अहाते की दूसरी तरफ का दरवाज़ा सामने था और खुला हुआ नजर आ रहा था। मैंने खुले दरवाजे से देखा तो घोड़ा और तांगा वहाँ मौजूद नहीं था। मैं समझ गया कि बाबा साहिब रिस्क की तलाश में निकल गए हैं। दिल पर एक अजीब सा असर हुआ। कितने अच्छे लोग हैं, कितना एतमाद किया है उन्होंने मुझ पर। मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो तख्त पर दस्तरख्वान बिछाकर नाश्ता लगा दिया गया था। राबिया वापस बावर्ची खाने में चली गई और रूपा मेरे पास आ गई। वो मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, भगवान की सौगंध, तुम मुझे स्वर्ग में ले आए हो। कैसे लोग हैं ये, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। क्यों, क्या बात है? आओ, नाश्ता नहीं करोगी? मैंने कर लिया है, वो बोली। राबिया से बहुत जल्दी तुम्हारी बेतकल्लुफ़ी हो गई, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मुझे स्वर्ग में ले आए हो। इतनी अच्छी है वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने अजीब सी निगाहों से रूपा को देखा और बोला, रूपा एक बात बताओगी? हाँ पूछो। ये लोग मुसलमान हैं, तुम्हें इनके साथ खाने पीने में कोई तकल्लुफ़ नहीं हुआ? अब भी इसकी गुंजाइश रह जाती है। क्या मतलब? कहाँ की बातें कर रहे हो? ये अगर मुसलमान हैं तो भगवान की सौगंध, मैं भी 1000 बार मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। इंसान तो हैं, दरिंदे तो नहीं हैं। तुम देखो,
राबिया मुझसे एकदम कितनी बेतकल्लुफ़ हो गई, रूपी रूपी कर रही है मुझे। तुमने उसको अपना नाम बता दिया तो और क्या, ये भी बता दिया कि तुम हिंदू हो। हाँ बता दिया। कोई ताज्जुब तो नहीं किया उसने? बिल्कुल नहीं। ठीक, और तुम्हें भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है? तुम एतराज़ की बात कर रहे हो? मैं कहती हूँ भगवान की सौगंध, अगर मुझे कोई जीवन भर यहाँ रहने का मौका दे दे तो मैं राबिया और बाबा जी के साथ सारा जीवन बिता दूँ। ठीक, सच कहती हो। मज़हब इंसान की बुनियाद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही इंसानियत भी उतनी ही अहम चीज़ होती है। मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मैंने राबिया से कहा, राबिया बहन बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ बाबा साहिब हमारे बारे में क्या कह गए हैं? मेरे सवाल पर राबिया ने शौक निगाहों से मुझे देखा और बोली, अब्बा जी कह गए हैं कि मैं आपसे पूछूं कि आप दोपहर का क्या खाना खाएंगे और रात को क्या खाना खाएंगे। वो कह गई हैं, फिर भी पूछूं मैं कि तख्त पर आपको आराम से नींद आ गई या फिर आपके लिए कहीं और बंदोबस्त किया जाए। और ये भी कह गई हैं वो कि अगर आप बस्ती घूमने निकलें तो 12 बजे वापस आ जाएं, क्योंकि अब्बा जी 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, ये नहीं कह गए वो कि आप यानी हम लोग बस अब ये घर खाली कर दें? राबिया ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और बोली, मैं आपका नाम नहीं जानती भाईजान, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान का ईमान चंद ही सतूनों पर कायम होता है। अल्लाह की अताअत बुनियादी हैसियत रखती है और अल्लाह के हुक्म में ये बात शामिल है कि मेहमान उसकी रहमत समझे जाएं। मेहमानों के बारे में हम ऐसे अल्फाज कभी नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि आप हमें जलील करना चाहते हैं। बाखुदा नहीं राबिया बहन, खुदा के लिए ऐसी बात मत सोचो। बस कर्ज है ये बाबा साहिब का, और कुछ नहीं। अब आप ये बताइए दोपहर को क्या खाना खाएंगे? मैं बताऊं? रूपा जल्दी से बोली। उसके चेहरे पर चंद घंटों के अंदर ही जो तब्दीली रूनमा हुई थी वो देखने के काबिल थी। पहले शायद वो मसनूई चीज़ों से अपने हुस्न को संवारती होगी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कुदरती हुस्न की लाली झलक रही थी और मुर्दा आंखों में ज़िंदगी लौट आई थी। राबिया जल्दी से बोली, बताओ बताओ। मैं आलू की भाजी बनाऊंगी और पूरियां बनाऊंगी, दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, हम रूपी के हाथ की पूरियां खाएंगे, मज़ा आएगा। बस तो ठीक है। और शाम को? शाम जो तुम्हारा मन चाहे पका लेना, मैंने हंस कर कहा। राबिया शाम को गोश्त पकाना, रूपा खाएगी। भगवान की सौगंध खाऊंगी। गोश्त तो गोश्त, जहर भी खा लूँगी। अरे मेरा दीन धर्म क्या रह गया है? बेड़ियों के गौल में थी हिंदू कहलाती थी, तो इंसान के गौल में अगर मुसलमान कहलाऊंगी तो कम अज़ कम अपने आप को इंसान तो समझूंगी। रूपा ने कहा और मैंने चौंक कर राबिया को देखा। राबिया के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि रूपा ने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया है और राबिया को इस बात का कोई तरद्दुद नहीं है। बहरहाल मैं थोड़ी देर तक साथ रहा। फिर मैंने कहा, मैं ज़रा इस बस्ती का जायज़ा ले लूँ, रास्ता याद रहेगा? क्यों नहीं, जहाँ मेरी बहन की खुशबू होगी वो जगह मैं कभी भूल सकता हूँ। प्यार का जवाब मैंने भी प्यार से ही दिया। इसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया और फिर मैंने स्टेशन को देखा। बस्ती के बारे में मालूमात हासिल की। बस्ती का नाम हीरगढ़ी था। हिंदू मुसलमानों की मिली जुली आबादी पर मुश्तमिल। मंदिर भी बने हुए थे, मस्जिदें भी थीं। बज़ाहिर यूँ महसूस होता था जैसे ये मसाली बस्ती है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। थोड़े से फासले के बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता, जिनमें मेहनत कश कामों में मसरूफ़ थे। छोटे से बाजार थे, चंद दुकानें जगह जगह थीं। एक जगह मैंने थोड़े से पर्दे में गोश्त लटका हुआ देखा। बकरी का गोश्त था और मैंने ही फरमाइश कर डाली। बाबा साहिब तांगा चलाते थे, पता नहीं क्या आमदनी हो, मेहमानों की फरमाइश कैसे पूरी करते। मैंने तो कह डाला था, मगर ये राबिया उनसे क्या कहे। चुनाचे मैंने गोश्त खरीदा और इसके बाद वापस घर चल पड़ा। वैसे भी 2-3 घंटे में मैंने पूरी बस्ती घूम डाली। घर वापस पहुंचा, बाबा साहिब नहीं आए थे, लेकिन मेरे आने के चंद ही लम्हों के बाद वापस आ गई। गोश्त मैंने राबिया को दे दिया था। बाबा साहिब अंदर पहुंचे तो बोले, माफ़ करना कुछ देर हो गई, लेकिन अब शाम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मगरिब के वक्त एक गाड़ी आएगी और उसके बाद सुबह। उस वक्त जब तुमने मुझे जगाया था बस चंद ही गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं और बाकी इस छोटे से स्टेशन पर निकल जाती हैं। तुम घर से बाहर गए थे? जी बाबा साहिब। रात को तो तुमसे कोई बात नहीं हुई। आप ज़रा खाना वगैरह खा लें, फिर ज़रा बैठ कर बातें करेंगे। जी बाबा साहिब। आप सुबह को किस वक्त चले गए थे? कुछ गाड़ियाँ सुबह आती हैं और उसके बाद कोई 11:30 बजे एक गाड़ी आती है। थोड़ी बहुत बात बन जाती है वहाँ से। जी। अब्बा जी भाईजान बाजार से गोश्त खरीद कर लाए हैं। बाबा साहिब चौंक पड़े। हाथ जोड़कर मुआफ़ी चाहता हूँ बाबा साहिब, लेकिन जब आपने मुझे अपने दरमियान इतनी मोहब्बत से जगह दी है तो आप मेरी ये छोटी सी गुस्ताखी नज़रअंदाज कर दें। बाबा साहिब सोच में डूब गए। फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा बेटे, लेकिन आइंदा मैं जब तक ना कहूँ कोई चीज़ मत लाना। मैं आपका एहसानमंद हूँ।
मैंने जुर्रत तो कर डाली थी लेकिन डर रहा था। हाँ बेटे, लेकिन बात आदाब मेज़बानी के खिलाफ है। लेकिन अब चूंकि तुमने कर लिया, अब क्या कहूँ मैं तुमसे। ठीक है, लेकिन ये वादा तुम्हें करना होगा कि आइंदा। मैं वादा करता हूँ, मैंने खुलूसे दिल से कहा। ठीक है राबिया बेटी, जैसे बच्चे कहें खाना तैयार कर लेना। और एक बात बताऊँ आपको अब्बा जी? हाँ। रूपी ने इस वक्त आलू की तरकारी और पूरियाँ तैयार की हैं। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा भाई फिर तो। बड़े काम की बेटी है हमारी। मैंने एक लम्हे के लिए हैरत से ये सोचा कि रूपी के नाम पर बाबा साहब ने कोई ताज्जुब का इजहार नहीं किया। या तो सुबह को रूपा ने यह बात उन्हें बता दी है कि उसका दीन धर्म क्या है, और बाबा साहब ने अपनी आला ज़र्फ़ी से काम लेकर इंसानियत को सरबुलंद रखा है, या फिर ऐसा इसी वक्त हुआ है और बाबा साहब ने यह नहीं पूछा कि रूपी से क्या मतलब है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद खाना लग गया। चूँकि यहाँ लोग सुबह जाग जाने के आदी थे, इसलिए खाने का वक्त 12 बजे हो जाता। मैं और बाबा साहब तख्त पर बैठकर खाना खाने लगे और रूपा और राबिया अपना खाना लेकर कमरे में चली गईं। बाकी तमाम चीज़ें वो हमें दे गई थीं। खाने से फरागत हासिल करने के बाद बाबा साहब ने कहा, भाई रूपी और राबिया जाओ ज़रा घोड़े को पानी वगैरह पिलाओ। देखो उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। जी अब्बा जी जा रहे हैं। दिल वाकई यहाँ आकर खुश हो रहा था। बाबा साहब ने एक लम्हे में हम लोगों को इतनी अपनाइयत दे दी थी जितनी वो बरसों में किसी को नहीं दे पाए। फिर बाबा जी मुझसे मुखातिब हुए और बोले, कैसी दिलचस्प बात है बेटे कि हम लोग इतने करीब हो गए हैं, लेकिन ना तो तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा, ना मैंने तुमसे तुम्हारा। मेरे होंठों पर एक गमज़दा सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बाबा साहब मेरा नाम आप खुद ही तसव्वुर कर लीजिए, चूँकि मैं अपना नाम नहीं जानता। क्या मतलब? बाबा साहब रुखसार खुजाते हुए बोले, जी बाबा साहब मैं अपना नाम भूल चुका हूँ। भूल चुके हो? जी। मगर क्यों बेटे? बाबा साहब ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे अपना नाम याद नहीं। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ बाबा साहब। मेरी ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा अलमिया है, बस मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ओह खुदा, अच्छा बेटे वैसे तो मैंने तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं देखी जिसे मुआफ़ करने ये एहसास हो कि तुम खोई हुई याददाश्त के मरीज़ हो। जी बाबा साहब मैं बेशक खोई हुई याददाश्त का मरीज़ हूँ, लेकिन बाबा साहब इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। मैं खुद अपने जहन में एक ख़ास बात महसूस करता हूँ। यूँ लगता है जैसे मेरे जहन में एक ज़ख़म है बाबा साहब। मैं उस ज़ख़म को भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसका ज़रिया नहीं है। बहुत परेशान हूँ मैं, बता नहीं सकता आपको। अच्छा ठीक है, वैसे उस बच्ची का नाम रूपा है ना? जी बाबा साहब। कुछ बताना पसंद करोगे मुझे अपने बारे में? मेरा मतलब है थोड़ा सा। जी बाबा साहब बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए जैसे माजी मेरे जहन में गुम हो चुका है। जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस किया तो रूपा मेरे सामने आई। ये तवाइफ के कोठे पर थी। ये लड़की अपनी ज़िंदगी उस कोठे पर गुजारना नहीं चाहती थी, लेकिन तकदीर ने इसे 2 बार धोखा दिया और वह तकदीर के हाथों मजबूर होकर दोबारा कोठे पर पहुंच गई। मैं उस कोठे पर होश में आया। ये नहीं कह सकता कि बेहोश होने से पहले मैं कहाँ था, क्या हैसियत थी मेरी बाबा साहब। बस मैं इसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि हाँ बस फिर। मगर उस बच्ची को, जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि हम दोनों भाग कर आए हैं, असल में ये बच्ची या ये लड़की या रूपा या आप जो भी कह लें, उस माहौल से गुरेज़ां थी और मैंने उसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उस माहौल से निकाल कर अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया। बस बाबा साहब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, ना अपने बारे में ना उसके बारे में। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा बेटे। एक बुरी जगह से किसी को निकालना ना बहरहाल एक अच्छी बात है। बड़ा काम किया है ये और नेकियों के रास्ते की जानिब ले जाता है। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर अफसोस हुआ। कभी खुद को याद करने की कोशिश की है? दिन और रात कोशिश करता हूँ बाबा साहब। खुद अपने आप को भूलना किस कदर अजियतनाक होता है। काश कोई मेरे इस कर्ब को समझ पाता। मैं समझ रहा हूँ मेरे बेटे, मैं समझ रहा हूँ। और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। मालिक अपने बंदों को सिर्फ उतनी तकलीफ़ देता है जितनी वो सह सकते हैं। तुम्हारी मुश्किल का हल अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा। सब्र से काम लेना और अल्लाह को ना भूलना। सुबह उस बच्ची ने अपना नाम बताया था। एक सवाल करूं बाबा साहब? मैं जानता हूं कि तुम क्या सवाल करोगे, लेकिन ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो हिंदू है, वो इंसान है और बात यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। अल्लाह आपको बहुत बड़ा रुतबा दे। मैंने कहा, शुक्रिया। मैं तुम्हारे अल्फाज के इस इनाम से गुरेज नहीं करूँगा, बहुत बड़ा इनाम है ये। जी बाबा साहब। मेरा नाम हकीम अहमद है और मैं बस यूँ समझो कि अपनी बेटी की परवरिश कर रहा हूँ। राबिया की माँ कोई 10-12 साल पहले रहलत कर गई थी। उसके बाद से मुझ पर यह जिम्मेदारियाँ आयद हो गईं। 13 साल की उम्र में मैंने राबिया की शादी कर दी, लेकिन तकदीर को मंजूर नहीं था। उसका शौहर हादसे का शिकार होकर उससे बिछड़ गया और उसके बाद राबिया ने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस वक्त उसकी शादी की गई थी वो शादी के काबिल नहीं थी।
लेकिन मैंने इसलिए उसकी शादी कर दी थी कि मैं उसके बोझ से सुबकदोश हो जाऊं। लेकिन कुदरत को यही मंजूर था। बहरहाल अल्लाह का हुक्म हर हालत में इंसान की सोच पर हावी होता है। मुझे इसकी खिदमत के लिए ज़िंदगी अता की गई है और मैं जानता हूँ कि मेरी तंदुरुस्ती भी इसीलिए कायम है कि अल्लाह ने मेरे शानों पर इस बच्ची का बोझ रखा है और फ़िलहाल मुझे उसकी कफ़ालत का ज़रिया बनाया है। बाबा साहिब, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपसे। आप जैसे लोग ऐसी जगहों पर छुपे होते हैं जहाँ इंसान आपको तलाश भी ना कर सके। अरे नहीं बेटे, अच्छाई तो हर इंसान की ज़ात में पोशीदा होती है। बस ये अलग बात है कि कोई उसकी जानिब तवज्जो देता है और उसे फ़रोग़ देता है और कोई उसे भूल जाता है। अब तुम इस बच्ची को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कितने ख़तरात मोल लेकर निकाल लाए तो ये इंसानियत ही थी, जबकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम फितरतन औबाश नहीं हो। बाबा साहिब, आपने हम लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। सुबह को आप सारा घर हम पर छोड़कर चले गए। जवाब में हकीम अहमद साहिब मुस्कुराने लगे, फिर बोले, बेटे मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, बस मेरा भरोसा ज़ाते बारी पर है। और यकीन रखो कि सिद्के दिल से सच्चाई से अगर कोई अमल करोगे तो फिर वो अमल तुम्हारी तहवील से निकल जाता है और उसकी जिम्मेदारियां आसमानों पर कबूल कर ली जाती हैं। और जो जिम्मेदारियां आसमानों पर कबूल कर ली जाएं उसके बारे में भला किसी वहम की क्या गुंजाइश रह जाती है। आप ठीक कहते हैं बाबा साहिब। बहरहाल ये ईमान ही का दर्जा है। अच्छा बेटे, मुझे अपने बारे में ज़रा कुछ और बताओ। तुम्हारी ज़ात से मुझे काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई है। आखिर तुम अपने माजी की ज़िंदगी को कैसे भूल गए हो? बाबा साहिब, मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ याद नहीं। नहीं, कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस यूं ही तुमसे पूछ रहा था। अच्छा चलो खैर ठीक है। वो असल में एक नाम मुझे याद आया है, बाबा साहिब ने कहा और फिर बेख्तियार मुस्कुरा पड़े। कैसा नाम? बचपन में हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, मौलवी साहब से पढ़ते थे, लेकिन वो शुरू ही से सरकश था। उसके अंदर एक शरारत पोशीदा थी, उसकी आंखों में एक शरीर जिंदगी लहराती थी। राजा नाम था उसका, लेकिन अब वो महाराजा कहलाता है। हकीम अहमद साहब ने कहा और फिर मुस्कुरा दिए। वाह, पहले राजा था अब महाराजा? हाँ। मुसलमान है? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो बस मिक्सचर हो गया है। वैसे एक बात कहूँ, बुराई तो बहुत से लोगों में होती है। राजा ने भी एक गलत तरीके का इस्तेमाल किया अपने रिज़्क़ को हासिल करने का, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो कमीना इन गंदी बातों के बावजूद नमाज भी पढ़ता है। गंदी बातें क्या मतलब? वो सिफली उलूम का तोड़ करता है और अच्छी खासी कमाई कर लेता है। अब ये सिफली उलूम का तोड़ उसने कहाँ से सीखा ये वही जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या वो सिफली उलूम करता भी है? कसमें खा कर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ तोड़ करता है। मगर बात कुछ समझ में नहीं आती। असल में मेरा कसूर ये है बेटे कि अल्लाह के नाम को अगर किसी सिलसिले में इस्तेमाल करो, चाहे वो खल्के खुदा को फ़ायदा पहुंचाने का मामला हो, तो उसका मुआवजा कोई तलब ना करो। कोई दे भी तो इनकार कर दो, ये मेरी सोच है। वो बाकायदा सिफली इल्म के तोड़ करने का मुआवजा लेता है, मगर लोग उसके पास जाते हैं। मैं तो खैर बहुत कम मिलता हूँ उससे, बस समझ लो कभी कभी चला जाता हूँ। या वो रातों को छुप कर आ जाता है। छुप कर क्यों भाई? वो सारी अदाकारी करता है जो ऐसे लोग किया करते हैं, कमाई का जरिया जो है उसका। अजीब शख्सियत है। क्या आप इसे दोहरी शख्सियत नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। बज़ाहिर वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन जो काम वो कर रहा है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। जी। अरे बातों बातों में कहाँ से कहाँ निकल गया। असल बात जो कहना चाहता था वो ये है कि एक बार अगर तुम उससे मिल लो तो शायद उसका इम्तिहान हो जाए। अगर वाकई कुछ करना जान गया है और कोई ज़रिया ऐसा इस्तेमाल कर लिया है उसने, तो फिर मेरा ख्याल है बात फ़ायदे की होगी। मैं बाबा साहिब की सूरत देखने लगा। फिर मैंने कहा, मेरी तो दिली आरजू है बाबा साहिब कि मैं अपनी हकीकत जान जाऊं। अपने आप को भूलना कितना अजियतनाक होता है। इंसान अगर होशमंद ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तमाम की तमाम होशमंदी की बातें करने के बाद अगर वो अपनी ज़ात से नाहोशी का इजहार करे तो आप खुद सोच लीजिए। मैं समझ रहा हूँ, गौर भी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अच्छे खासे तालीम याफ्ता इंसान हो। तुम्हारी गुफ्तगू से, तुम्हारे हाथों की बनावट से पता चलता है कि तुमने ज़िंदगी में मुशक्क़त का काम कभी नहीं किया, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहे हो। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, हो सकता है राजा उसके बारे में कुछ बता सके। आप ज़रूर मुझे उससे मिलवाइए। आज तो नहीं, परसों जुमेरात है। जुमेरात को राजा साहब ज़रा पुरजोश हुआ करते हैं। जुमेरात को चलेंगे उनके यहाँ। क्या जुमेरात को वहाँ ज़्यादा रश नहीं होता? हाँ होता तो है, बात कुछ कायदे की कही है। लेकिन सुनो, ऐसा करते हैं कि शाम में थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे और उसके बाद चलेंगे वहाँ। ज़रा थोड़े से रंग ढंग भी देख लेना उसके। ठीक है, मैंने कहा और इसके बाद खामोशी तारी हो गई।